सो विल क्विकली कंप्लीट द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, क्योंकि जितना भी हमने थ्योरी कंप्लीट किया उस पर अभी 2 ही क्वेश्चंस बाकी है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 22। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म, मतलब बबल बनाना है। तो पहले बबल नहीं था, अगर पहले बबल नहीं था तो इनिशियल रेडियस और इनिशियल एरिया 0 होगा। तो इनिशियल एरिया 0 है क्योंकि इनिशियल रेडियस 0 है। फिर हमने एक बबल फॉर्म किया, उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो फाइनल रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनल एरिया मिल जाएगा 4 पाई आर एफ स्क्वायर। बाय द वे ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये 2 इंटू 10⁻² मीटर। गुड। और सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 0.07 न्यूटन पर मीटर। अगर आपको याद होगा, वैसे हमको वर्क डन फाइंड करना है, और अगर आपको याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या? वर्क डन इज इक्वल टू TDA, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लेकिन ये बबल है, बबल के 2 फ्री सरफेस होते हैं, एक अंदर एक बाहर। तो क्या लिखोगे? 2TDA। तो 2TDA, 2 इज ओनली बिकॉज ऑफ 2 फ्री सरफेसेस, तो 2TDA। देन ये जो DA होता है ना, DA ये है चेंज इन एरिया, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू 2 इंटू T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया तो 0 है, तो इससे आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया 2T इंटू A फाइनल। हो गया? गुड। देन अब सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले फाइनल एरिया निकाल लेता हूँ। फाइनल एरिया इज 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर। तो 4 पाई आर फाइनल, रेडियस फाइनल इज 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो 4 पाई 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू पाई 12.56 होता है, इसको 12.5 मान लेते हैं। 12.5 इंटू 4 50 होता है ये, तो 50 इंटू 10⁻⁴ मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया फाइनल। आपको चाहिए था वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2TA फाइनल। तो 2T टेंशन की वैल्यू दी हुई है आपको 0.07, मतलब 7 इंटू 10⁻²। और ये जो एरिया फाइनल है वो 5 इंटू 10⁻³ है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10⁻², 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और 10⁻3, 10⁻⁴। तो 7 इंटू 10⁻⁴ या फिर 0.7 इंटू 10⁻³ ऐसा दिया होगा आंसर में। आई थिंक 0.703 इंटू 10⁻³ जूल, ऐसा आपको आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फिर इसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे वापस से। A rectangular wire frame of size 2 cm by 2 cm is dipped in a soap solution। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर बोला है लेकिन 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया हो। इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट, उसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल लिया। और सोप फिल्म इज फॉर्म्ड। इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, देन द वर्क डन इन द प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। The surface tension of soap solution or soap film is 3 into 10⁻²। तो क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला था, क्या बताया था आपको क्वेश्चन में, याद है क्या? रिमेंबर, इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया, ये तो याद है, दैट आई रिमेंबर। लेकिन इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया तो याद है, लेकिन ओके, जस्ट अ मिनट, यस फाइन। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है जिसका साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब इनिशियल एरिया ये आ गया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हमने एक सोप सॉल्यूशन में डिप किया।
और बाहर जब निकाला तो सोप फिल्म बन गया वहां पे। अब इस फिल्म का साइज हमने चेंज कर दिया 3 बाई 3 सेंटीमीटर, तो फाइनल एरिया हो गया 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। आपको बोला है इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, इनिशियल एरिया से फाइनल एरिया तक लाने में इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन। फॉर्मूला तो वही है जो लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। वर्क डन इक्वल टू 2TdA। ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि फिल्म है, फिल्म के दो सरफेस होते हैं फ्री, बाहर का और मतलब फ्रंट का और बैक का। तो ये आ गया W इक्वल टू 2TA फाइनल माइनस A इनिशियल। तो सॉल्यूशन भी इसका सिंपल है, यू जस्ट हैव टू डू कैलकुलेशंस। 2 इंटू 3 इंटू 10⁻², फाइनल एरिया इज 9 इंटू 10⁻⁴ और इनिशियल एरिया इज 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 10⁻², 9 में से 4 गए तो 5 बजे, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻² -4 -6, 5 2 10, तो 10⁻⁻6 इंटू 10 इज 10⁻⁵ और 3। जब ये 10⁻² है, ये 10⁻⁴ है, तो कितना हो गया -6, और 5 इंटू 2 कितना है 10, तो 10⁻�6 और 10 10⁻⁵, और साथ में 3 बचा, तो 3 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो 3 इंटू 10⁻⁵ जूल इज टोटल वर्क डन। हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। So we'll start with the last part of this chapter. So as you remember, mechanical properties of fluids में as far as your state board syllabus is concerned, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सिंगल चैप्टर है, CBSE मतलब NCERT में ये 2 चैप्टर है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन चैप्टर ही अलग है CBSE में, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स ये कंबाइन करके चैप्टर था। तो एनीवेज वी विल बेसिकली फॉलो योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पैटर्न। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें अगर आप देखोगे, सेकेंड चैप्टर में 3 पार्ट्स थे। हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग प्रेशर मेजरमेंट और पास्कल्स लॉ देखते हैं, उसके बाद था सरफेस टेंशन। अब जो तीसरा पार्ट है इसमें, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इसको हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हो आप। तो बेसिकली इस पॉइंट के आगे वी विल स्टार्ट विथ फ्लूइड्स इन मोशन। अब तक हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट की बात कर रहे थे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में भी हमने बोला ही था, हाइड्रो मतलब फ्लूइड, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में सारे वो प्रॉपर्टी देखे व्हेन द फ्लूइड वाज एट रेस्ट। और सरफेस टेंशन इज आल्सो द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। नाउ वी विल स्टडी फ्लूइड्स इन मोशन। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which studies properties of fluids in motion is known as hydrodynamics, या फिर फ्लूइड डायनामिक्स। तो अब इसके आगे हमारा फोकस रहेगा ऑन मूविंग फ्लूइड्स। तो जब फ्लूइड्स फ्लो होते हैं तो नॉर्मली हम लोग 2 टाइप के फ्लो डिफाइन करते हैं। एक होता है स्टेडी फ्लो, और स्टेडी फ्लो का टाइप है स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार, और दूसरा है टर्बुलेंट। तो एक एक करके हम लोग पहले फ्लो का टाइप डिफाइन कर लेंगे। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज स्टेडी फ्लो। और अगर आपको याद होगा, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आइडियल फ्लूइड। याद है क्या आइडियल फ्लूइड? इस चैप्टर का पहला लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर, हमने आइडियल फ्लूइड के 4 प्रॉपर्टीज देखे थे। सबसे पहला प्रॉपर्टी था आइडियल फ्लूइड ऑलवेज हैव स्टेडी फ्लो, राइट। और इसके आगे आने वाले जितने भी हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, आज से आगे जितने भी आएंगे, उसमें सब में बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होगा कि फ्लो स्टेडी है, मतलब स्ट्रीमलाइन है। मैं बताता हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो में डिफरेंस बताता हूँ मैं। दूसरा अजम्पशन रहेगा फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल मतलब क्या? इनकम्प्रेसिबल।
राइट। तो इसके आगे जितने भी डेरिवेशंस आएंगे, जितने भी टॉपिक आएंगे, उसमें फ्लो हमेशा क्या होगा, स्टेडी। स्टेडी फ्लो का ही एक टाइप होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब फ्लो कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन, और फ्लूइड कौन सा होगा, आइडियल। तो पहले समझ लेते हैं कि स्टेडी फ्लो क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आप फ्लो की बात करते हो, मान लो ये ट्यूब है, इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। लिक्विड जब फ्लो होगा, मैं अगर इस ट्यूब में कोई भी पॉइंट इमेजिन कर लूं, लेट अस से ए पॉइंट, तो अगर ए पॉइंट पे हमेशा मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहा, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो, राइट। सो measurable properties like pressure and velocity at a given point of the flow is constant। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ट्यूब था, इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, जैसे पानी फ्लो हो रहा है, होता है ना घर में पाइप में से पानी फ्लो होता है। और अगर उस फ्लो में मैंने एक पॉइंट इमेजिन कर लिया, उस पॉइंट पे ओवर टाइम, मतलब हमेशा विद टाइम, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर और वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हुई, तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, स्टेडी फ्लो। तो डिफाइन कैसे करोगे, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, measurable properties like measurable properties like pressure and velocity are constant at a certain point, are constant at a given point ओवर टाइम। ओके, तो लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस फ्लो में एक पॉइंट इमेजिन कर लिया, उस पॉइंट पे अगर प्रेशर और वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रही, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। क्या बोलेंगे उसको, स्टेडी फ्लो। सो अ फ्लो इन विच measurable properties like pressure and velocity are constant at a given point over time, then such a flow is called as steady flow। बराबर, याद रहेगा। तो किसी भी एक पॉइंट पे, अच्छा बाय द वे एक थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, मैंने बोला किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, किसी दूसरे पॉइंट पे भी प्रेशर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना प्रेशर वेलोसिटी ए पे उतना ही प्रेशर वेलोसिटी बी पे, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता है। मे बी ए पॉइंट पे हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड है और बी पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड है, चलता है, लेकिन ए पे हमेशा ही 2 मीटर पर सेकेंड होगा स्पीड वेलोसिटी, और बी पे हमेशा क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेडी फ्लो में एट अ गिवन पॉइंट प्रेशर एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट इट कैन चेंज, ए पे अलग, बी पे अलग, सी पे अलग चल सकता है। क्लियर यहां तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, लॉक कर दे, लॉक। क्योंकि आगे काम में आएगा ये, अभी ये स्टेडी फ्लो बार बार यूज करना है। अब इससे आगे हमको पता होना चाहिए व्हाट इज अ फ्लो लाइन। फ्लो लाइन देखो, अब ऐसा है, थोड़ा सा ना इमेजिनरी टॉपिक है, इमेजिन तो करना पड़ेगा। अब जब लिक्विड फ्लो होता है, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, उसमें से अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे फोकस करूं, तो वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलोगे फ्लो लाइन। क्या बोलेंगे उसको, तो जब लिक्विड फ्लो होता है, जैसे कि वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फ्लोइंग, उसमें से एक सिंगल पार्टिकल, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ने जो पाथ ट्रेवल किया, जो पाथ फॉलो किया, उसको क्या बोलेंगे, फ्लो लाइन। तो डिफाइन कैसे करोगे, इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ। देखो नोट्स में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन डिफाइन करके दिया है, क्या क्या लिखा है, देखो देखो ऐसा लिखा है ना, इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन अ मूविंग फ्लूइड। सो इट इज अ पाथ of an individual particle or molecule
or molecule in a moving fluid, in a moving fluid. आया समझ में? अगर तुमको अगर इसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, इमेजिन करना है, मैराथन में सब भाग रहे हैं, उसमें मैं भी भाग रहा हूँ। वैसे मैं मैराथन में कभी भागा नहीं हूँ, लेकिन इमेजिन कर लो, अब जो मेरा पाथ होगा, मतलब सिंगल पार्टिकल का पाथ होगा, उसको क्या बोलेंगे? फ्लो लाइन। तो जब लिक्विड फ्लो होता है तो बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भागते हैं, फ्लो होते हैं। उसमें से अगर एक सिंगल पार्टिकल का पाथ में देखूं तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लो लाइन। याद रहेगा अब पक्का? उसके बाद देखेंगे फ्लो ट्यूब क्या होता है। देखो पता है क्या होता है, जब मैराथन होते हैं ना, तो मैराथन में बहुत सारे लोग भागते हैं और छोटे छोटे ग्रुप लोग बना लेते हैं, और वो सब साथ में भागते हैं। ओके, तो वैसे ही अगर मैंने एक इमेजिनरी बंडल लिया, किसका इमेजिनरी बंडल लिया? फ्लो लाइंस का, राइट, करेक्ट। और इस इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस को मैंने एक इमेजिनरी ट्यूब में डाल दिया। तो ये जो इमेजिनरी बंडल मतलब सेट, तो इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस है जिसको मैंने एक इमेजिनरी ट्यूब में एनक्लोज करके रखा है। इस इमेजिनरी ट्यूब को बोलते हो फ्लो ट्यूब। तो डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन कैसे करोगे? इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस, it is an imaginary bundle of flow lines enclosed in an imaginary tube, enclosed in an imaginary tube. सिंपल, ये हो गया फ्लो ट्यूब। ओके, इसके बाद हमको देखना है व्हाट इज लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्योंकि ये टॉपिक इमेजिनरी है तो मैं हर बार आगे जाऊंगा, फिर पीछे आऊंगा, याद दिलाऊंगा कि हमने अब तक क्या देखा है। तो अभी हमको स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो देखना है, तो वापस हम पीछे आएंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आज हाइड्रोडायनामिक्स, मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स। मतलब हम अब इसके आगे फ्लूइड इन मोशन की बात करने वाले हैं। हमने सबसे पहले देखा कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, अ फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द फ्लो। फिर हमने देखा कि फ्लो लाइन क्या होता है, इट इज अ पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन अ मूविंग फ्लूइड। फिर फ्लो ट्यूब क्या होता है, इट इज इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस एनक्लोज इन एन इमेजिनरी ट्यूब या फिर इमेजिनरी एनवेलप या फिर इमेजिनरी वॉल। बराबर, गुड, यहाँ तक क्लियर। अब हमको देखना है व्हाट इज लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लैमिनार फ्लो है या ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये स्टेडी फ्लो का ही एक टाइप है। स्टेडी फ्लो का ही एक टाइप है लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच डिफरेंट फ्लो लाइंस move over each other smoothly and do not intersect। तो लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? एक स्टेडी फ्लो है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, ये जो अलग अलग स्ट्रीमलाइंस है ना, फ्लो लाइंस है ना, ये एक दूसरे के ऊपर मूव हो रहा है स्मूथली। स्मूथली मतलब फ्रिक्शन नहीं है। और ये जो फ्लो लाइंस है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। क्योंकि हमने वैसे भी देख के रखा था, नहीं तो अभी बता देता हूं वापस से। जब भी एक लिक्विड फ्लो होता है ना, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर मूव हो रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर मूव हो रहा है, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर मूव हो रहा है, राइट, करेक्ट। तो सिमिलरली स्टेडी फ्लो में अगर ये जो फ्लो लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली फ्लो हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, तो फ्लो को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ठीक है, डिफाइन कर देंगे वापस एक बार, व्हाट इज लैमिनार फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो इट इज अ स्टेडी फ्लो, it is a steady flow, it is a steady flow in which different flow lines
फ्लो लाइंस को स्ट्रीम लाइंस भी बोलते हैं, तो कहीं पे स्ट्रीम लाइन यूज किया होगा तो टेंशन मत लेना, वही बात है। इन विच डिफरेंट फ्लो लाइंस मूव ओवर ईच अदर स्मूथली, move over each other smoothly and do not intersect ओके। इसके बाद हमको देखना है टर्बुलेंट फ्लो। मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। वैसे ये भी इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो क्या है, कोई भी सीज़न हो, अपने यहाँ तो नदी में पानी होता ही नहीं है, लेकिन इमेजिन समर है या विंटर है, नदी में पानी है और वो पानी फ्लो हो रहा है, तो कैसा लगता है, शांत एकदम, स्मूथ एकदम, राइट। तो वो होता है स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, बराबर, राइट। लेकिन अगर बारिश में ज़्यादा बारिश हो गई, क्या होता है, नदी में पानी बहुत फास्ट बहता है, राइट। उसके लिए फ्लडिंग भी होता है। वैसे उस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया क्या किसी ने? नहीं, तो प्लेन में बार बार बोलते हैं ऐसा कि अभी अपने सीट पे बैठ जाओ और आपकी सीट की पेटी को बांध लो, मतलब सीट बेल्ट बांध लो, आगे टर्बुलेंस आने वाला है। टर्बुलेंस मतलब जब प्लेन उड़ता है ना, वो हवा होती है वहाँ पे, अगर हवा बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। टर्बुलेंट फ्लो इज अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं ना लिक्विड के या फ्लूइड के, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, सच दैट द फ्लो इज नॉट स्टेडी। तो टर्बुलेंट फ्लो स्टेडी फ्लो है क्या? नहीं है। क्या? नहीं। ओके, तो ये सबसे पहले याद होना चाहिए। इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट, so that there is no steady flow, तो फ्लो तो स्टेडी नहीं है, और साथ में यहाँ पे जो फ्लो पैटर्न है वो भी चेंज होता है। एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली, एंड द फ्लो पैटर्न, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली, also different streamlines, मतलब flow lines may intersect each other. Also different flow lines may intersect each other. अब समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि फ्लो पैटर्न चेंज होता है, मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल स्टेडी फ्लो में मैंने बताया था आपको, स्टेडी फ्लो में किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल ए पे आया तो उसका हमेशा स्पीड का वैल्यू और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि पैटर्न रिमेन्स सेम, तो पैटर्न जो है ना कंटिन्यूसली सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न हमेशा सेम रहता है, मतलब कोई भी पार्टिकल हो, वाटर का पहला मॉलिक्यूल आया, उसका स्पीड का वैल्यू फिक्स, डायरेक्शन फिक्स, ए पे आने के बाद उसका स्पीड और डायरेक्शन फिक्स होगा। दूसरा मॉलिक्यूल आया, उसका भी फिक्स होगा। तीसरा आया, उसका भी सेम होगा। चौथा आया, उसका भी सेम होगा। तो स्टेडी फ्लो में जो फ्लो पैटर्न है वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है ना, टर्बुलेंट फ्लो में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो में एक पॉइंट लेता हूं मैं ए, जो पहला पार्टिकल आया उसका डायरेक्शन ये था, वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग थी। दूसरा आया, उसका अलग है। तीसरा आया, उसका कुछ और ही है। चौथा आया, उसका कुछ और ही है। पांचवा आया, तो कुछ और ही है, राइट। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो,
ये जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज। तो यहाँ पे फ्लो पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ पे फ्लो पैटर्न क्या है, सेम। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज। तो टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो पैटर्न सेम रहता है क्या, नहीं, तो वही लिखा है। तो सबसे पहली बात ये याद होना चाहिए आपको, इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट, मतलब वेलोसिटी की वैल्यूज बहुत हाई है, सो दैट देयर इज नो स्टेडी फ्लो। और जो फ्लो पैटर्न है इट इज ऑल्सो चेंजिंग कंटिन्यूसली। ऑल्सो जैसे मैंने बताया, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो फ्लो लाइंस थे दे डू नॉट इंटरसेक्ट, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में दे में इंटरसेक्ट। तो एक काम करते हैं, ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर ही लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को तुम लैमिनार भी बोलते हो, तो लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इनको डिफरेंशिएट कर लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1 ऐसा है, मैंने अभी बताया, स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, और टर्बुलेंट में क्या होती है, ज़्यादा होती है। हम आगे अभी आज 10 मिनट में एक वेलोसिटी डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, अगर फ्लो वेलोसिटी क्रिटिकल से कम हुई तो वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, और अगर फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल से ज़्यादा हुई तो वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो इट इज़ अ स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का पहला पॉइंट, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो with velocity less than critical velocity, यहां पे पहला पॉइंट, it is a non-steady flow, it is a non-steady flow with velocity greater than critical velocity, ओके। इसका हम डिफाइन करने ही वाले हैं। नंबर 2, मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट आर कांस्टेंट। यहाँ पे एट अ गिवन पॉइंट प्रेशर और वेलोसिटी की वैल्यू सेम नहीं होती है टर्बुलेंट में। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज like pressure and velocity are constant at a given point, यहाँ पे measurable properties are not constant at a given point, बराबर ना। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस नोट्स में अलग दिया होगा, कोई बात नहीं। नंबर 3 फ्लो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, और वहां पे फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट दिया हुआ है ना, वो पॉइंट भी दिया होगा ना, लिखा ही होगा, 100% लिखा होगा। एनी टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मैंने बताया ना स्ट्रीमलाइन मतलब फ्लो लाइन, तो एनी टू स्ट्रीम लाइंस मतलब फ्लो लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, और यहां पे स्ट्रीम लाइंस में इंटरसेक्ट,
ओके, अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट कब नहीं होते और कब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ट्यूब ड्रॉ कर दिया, ये ट्यूब है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, और यहां पे भी एक ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें से लिक्विड फ्लो होगा। देन ये एक्सिस ऑफ द ट्यूब है, एक्सिस ऑफ द ट्यूब। तो सबसे पहले समझ लो अच्छे से, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो फ्लो लाइंस है या स्ट्रीम लाइंस है वो इंटरसेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो भी सोचो। यहां पे जो स्ट्रीम लाइंस है ना, दे आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। किसको पैरेलल है वो? टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। तो स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रीम लाइंस एक्सिस को पैरेलल है, इसके लिए वो एक दूसरे को भी पैरेलल है। आ रहा है बात समझ में? पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करते हैं क्या? इसके लिए तो इंटरसेक्ट नहीं होता यहां पे, बराबर, करेक्ट, ओके। तो याद रखना, अभी अगला पॉइंट बन जाएगा, इन दिस केस ऑल द स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। क्योंकि वो एक्सिस ऑफ द ट्यूब को पैरेलल है, इसलिए वो एक दूसरे को भी पैरेलल है, और क्योंकि वो एक दूसरे को पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं सकते। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर कनेक्टेड। सो स्ट्रीम लाइंस या फिर फ्लो लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब and hence do not intersect, and hence do not intersect. ओके, और ऐसा ही हमने कुछ देखा था रे ऑप्टिक्स में, पैराएक्सियल ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, द रेज कमिंग आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैराएक्सियल होता है, वैसा ही कुछ है। ओके, वहाँ पे लाइट के रेस की बात हो रही थी, यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स के पाथ की बात हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे अब सोचो, टर्बुलेंट फ्लो में जो स्ट्रीम लाइंस है वो एक्सिस को पैरेलल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर एक्सिस को पैरेलल हो गए तो वो एक दूसरे को पैरेलल भी होंगे। अगर वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमने तो लिखा दे मे इंटरसेक्ट, राइट। तो यहां पे स्ट्रीम लाइंस आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब एंड हेंस दे मे इंटरसेक्ट। ओके, गुड। तो अगर मैं स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करूंगा यहां पे, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, गुड, ठीक है, डन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा स्ट्रीमलाइन में? इट इज अ स्टेडी फ्लो विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। टर्बुलेंट में इट इज अ नॉन स्टेडी फ्लो विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। देखा ना पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट आर कांस्टेंट। मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट आर नॉट कांस्टेंट। उसके बाद हमने क्या बोला? स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट, स्ट्रीमलाइंस में इंटरसेक्ट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा? स्ट्रीमलाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब एंड हेंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट। और यहाँ क्या लिखा? स्ट्रीमलाइंस आर not parallel to the axis of tube and hence they may intersect. Good, clear यहाँ तक? तो अभी हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी को एंड रेनॉल्ड्स नंबर को। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ये वही रेनॉल्ड है
जो रेनॉल्ड नाम का पेन का कंपनी हुआ करता था, है आज भी शायद, रेनॉल्ड्स। तो रेनॉल्ड्स नाम का साइंटिस्ट था, सरनेम था उसका ये। उसने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारा रिसर्च किया, खासकर तो फ्लो पे, स्ट्रीमलाइन फ्लो पे, टर्बुलेंट फ्लो पे। तो उसके नाम से ही किसी ने कंपनी बना दिया रेनॉल्ड्स। अब क्यों? क्योंकि तुम जब लिखते हो, चाहे वो इंक पेन हो, चाहे वो बॉल पॉइंट पेन हो, चाहे वो जेल पेन हो, इंक तो तीनों में ही होता है, और इंक इज अ फ्लूइड विच फ्लोज, राइट, करेक्ट। इसके लिए रेनॉल्ड्स ने क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया है फ्लूइड के फ्लो पे, तो उसके ही नाम पे पेन का कंपनी बन गया, रेनॉल्ड्स। तो अभी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया फ्लो दो टाइप के हैं। कौन से दो टाइप के? स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन ये स्टेडी फ्लो का ही टाइप है, स्टेडी फ्लो का टाइप है स्ट्रीमलाइन फ्लो, और एक नॉन स्टेडी फ्लो होता है जो होता है टर्बुलेंट फ्लो। मतलब दो टाइप के फ्लो है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। तो फ्लो कौन से टाइप का है, वो स्टेडी है मतलब स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, ये बताने के लिए हम एक वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। तो द फ्लो वेदर स्ट्रीमलाइन whether streamline or turbulent is differentiated on the basis of velocity of flow, on the basis of velocity of फ्लो। वेलोसिटी कितना है उसके हिसाब से हमको समझेगा कि फ्लो कौन सा है। सो फ्लो ये स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सो द वेलोसिटी बियॉन्ड विच मतलब जिस वेलोसिटी के बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। सो the velocity of the flow beyond which streamline flow becomes turbulent is called as critical velocity। मतलब critical velocity से कम velocity होगा तो flow कौन सा है? streamline। उससे ज़्यादा होगा तो क्या है? turbulent। okay, good। so the velocity of flow beyond which streamline flow becomes turbulent is known as critical velocity, अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करना एक्सपेक्टेड नहीं है, वो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये जो साइंटिस्ट है ना, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, उसने हमको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, critical velocity is given by तो उसका एक फॉर्मूला है, तुमको सिर्फ याद रखना है, Rn, where Rn is रेनॉल्ड्स नंबर। अभी रेनॉल्ड्स नंबर क्या काम करता है वो बताता हूं मैं तुमको। रेनॉल्ड्स नंबर ईटा, ये ईटा क्या होता है? ये एन नहीं है, ये एच भी नहीं है, इसको ईटा बोलते हैं। ये ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो अगले टॉपिक में आ जाएगा, अगले एक दो टॉपिक में आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ऐसे कुछ पैरामीटर है जो आगे आएंगे, तो सिर्फ अभी फिलहाल के लिए पता होना चाहिए। अपॉन रो डी, रो इंटू डी। व्हाट इज दिस रो? ये रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और डी है डायामीटर ऑफ ट्यूब,
जिस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डायामीटर है d। बराबर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ वापस से। हमने ना अब तक इस चैप्टर में, आज का लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लूइड मोशन मतलब फ्लूइड इन मोशन स्टार्ट किया, उसके बाद हमने स्टेडी फ्लो डिफाइन किया, उसके बाद हमने फ्लो लाइन डिफाइन किया, फिर हमने फ्लो ट्यूब डिफाइन किया, फिर हमने स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार फ्लो डिफाइन किया, फिर हमने टर्बुलेंट फ्लो डिफाइन किया, फिर हमने लैमिनार मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिफरेंशिएट किया। 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन थे। हमको उन चारों पॉइंट में से एक पॉइंट में समझ में आया कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, ये हमको कौन बताता है? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है वो समझ रहे थे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या होता है ना, ये एक वेलोसिटी का वैल्यू है जिसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या बन जाता है? टर्बुलेंट। उसका जो फॉर्मूला है वो आपको डिराइव नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला किसने बताया हमको? रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने। उसने बोला क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है Rn eta upon rho d, where Rn is Reynolds number, eta is coefficient of viscosity, rho is density of fluid। जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है तो डेंसिटी 1000 होगा, और d is the diameter of the tube। जिस ट्यूब के अंदर से वेलोसिटी, जिस ट्यूब के अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलोगे? डायमीटर ऑफ ट्यूब, d। तो d क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। अब यहां तक क्लियर? पक्का क्लियर? तो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला? Rn, व्हाट इज Rn? रेनॉल्ड्स नंबर इनटू ईटा, व्हाट इज ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आगे आएगा, समझेगा क्या है। रो क्या है और d क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। तो इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूं। So therefore Reynolds number is given by, Reynolds number is given by Rn equal to Vc rho d upon eta। बराबर? गुड। देखो ऐसा है ना, या तो तुम क्रिटिकल वेलोसिटी बता दो, मतलब तुमको क्रिटिकल वेलोसिटी बताएगा कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है। लेकिन तुम देख रहे हो क्रिटिकल वेलोसिटी खुद किस पे डिपेंड करता है? रेनॉल्ड्स नंबर पे। मतलब रेनॉल्ड्स नंबर भी तो बता सकता है ना हमको कि फ्लो कौन से टाइप का है। तो आगे अगर आप देखोगे एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। है क्या ऐसा लिखा हुआ? सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर लिखा हुआ है नीचे सबसे आखिरी में लिखा है ना, सिग्निफिकेंस, सिर्फ सिग्निफिकेंस लिखा है वहां पे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर है वो, सिग्निफिकेंस ऐसे लिखा होगा वहां पे। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम हो, सो इफ Rn इज लेस देन 1000 देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अभी इसको समझाने के लिए मैं थोड़े पुअर जोक भी मारता रहूंगा, मेरे जो पुअर ही होते हैं, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रिलेटेबल लगा कि ये रिलेट कर सकते हैं हम लोग। मैं बोल सकता हूँ इफ योर मार्क्स परसेंटेज या ग्रेड है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 तो तुम स्ट्रीमलाइन हो। स्ट्रीमलाइन मतलब डिसिप्लिन्ड। स्ट्रीमलाइन फ्लो डिसिप्लिन है ना, मैंने अभी तो बोला। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो वो फ्लो जो ना, वो उसका जो फ्लो पैटर्न है, वो फ्लो पैटर्न हमेशा सेम रहता है, डिसिप्लिन्ड है वो, राइट। यहाँ पे अगर रेनॉल्ड्स नंबर की 1000 से कम है तो फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन। अब तुम्हारा केस लूँ, अगर मार्क्स 85 से ज़्यादा है आउट ऑफ 100 तो तुम भी क्या हो? स्ट्रीमलाइन हो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से ज़्यादा लेकिन 2000 से कम है, इसका मतलब होता है देन द फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। तो जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू बढ़ेगा
वैसे वैसे फ्लो जो है ना वो स्ट्रीमलाइन से क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। यहां उल्टा है, जैसे जैसे तुम्हारे मार्क्स कम होंगे, योर मार्क्स इज लेस देन 85, लेट अस से लोअर लिमिट ग्रेटर देन 75, तो तुम्हारा भी यही हो रहा है, तुम डिसिप्लिन से आगे बन रहे हो। सिर्फ उल्टा है, या नंबर बढ़ेगा तो स्ट्रीमलाइन बिकम्स टर्बुलेंट, या नंबर कम होगा तो स्ट्रीमलाइन बिकम्स टर्बुलेंट, राइट। इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर, सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा इमेजिन कर लो। नंबर थ्री, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ऊपर चली जाए, इफ Rn is greater than 2000, then the flow becomes flow क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट। वेरी गुड। तुम्हारे केस में मैं ऐसा समझता हूं, अगर तुम्हारे मार्क्स 75 से कम हो गए ना तो तुम टर्बुलेंट बन गए। मैं सिर्फ तुमको ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ। डू नॉट टेक इट पर्सनली, डू नॉट टेक इट अदरवाइज, सिर्फ याद रहता है इसके लिए बताया ये, बाकी भूल जाओ कोई बात नहीं, ओके। सिर्फ याद रहेगा, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच में है तो फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, सही है। और अगर 2000 से बढ़ गया तो टर्बुलेंट। गुड, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। अब जो अगला टॉपिक है मेरे ख्याल से वो है विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी, ओके। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी समझने के लिए कोई भी बुक हो उसमें हमेशा ही एक एग्जाम्पल दिया होता है। बोलते हैं कि अगर हमने वाटर के ड्रॉप को और हनी के ड्रॉप को, हनी मतलब शहद के ड्रॉप को रिलीज किया सेम सरफेस पे, तो पहले नीचे कौन आएगा, वाटर आएगा, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा, फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो मैंने आपको वापस से इस चैप्टर के पहले लेक्चर में बताया था। तो इफ वी ड्रॉप स्मॉल अमाउंट ऑफ water and honey on a wall, then water moves quickly and smoothly, but honey moves slowly and gets stick to the wall, वो चिपकता है वॉल को, बराबर। ये जो दोनों में फ्लो रेट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आया ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिक्विड को इमेजिन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, बराबर। तो इमेजिन लिक्विड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, तो ये जो फ्लो रेट में डिफरेंस आ रहा है ना, द डिफरेंस इन द फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड हनी, वैसे से वाटर हनी का केस मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे तो बहुत सारे लिक्विड है। So the difference in the flow rate is because of friction between the two layers। अब देखो होता क्या है, मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। चलो मान लिया कि जो लिक्विड है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर, सो ऑन सो फोर्थ। जब लिक्विड फ्लो होगा तो एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा, और हमने चैप्टर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6th नंबर चैप्टर में 11th में फ्रिक्शन नाम का टॉपिक देखा था, राइट, करेक्ट। हमने वहां बोला था कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर से मूव हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन, मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, सही है, बराबर, गुड। तो यहाँ पे भी वैसा ही केस है, यहाँ पे जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन। तो ये जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, is the property of a fluid by virtue of which जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से मूव होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। मतलब कोई भी लेयर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है,
frictional force. So viscosity is the property of a fluid by virtue of which any layer, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, अभी तो बताया. Viscosity is the property of a fluid by virtue of which any layer experiences frictional force. मतलब देखो क्या लिखा है नोट्स में, देखो क्या लिखा है, पढ़ो फॉर यू नॉट फॉर मी. लिखा है ना, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, लिखा है क्या, देखो ऐसा क्या लिखा है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच relative motion between different layers क्या, अरे नोट्स में लिखा है एकदम, मैं तो अभी कब से बोल रहा हूं, पढ़ के बता दो मेरे को, पर याद रखो. अभी तो मैंने रीड करने को लगाया था, फिर भूल गए. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड क्या एक्सपीरियंस करता है, फ्लूइड experiences frictional force. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसके दो तीन नाम है. इसको फ्रिक्शनल फोर्स तो बोलते ही है, इसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, इसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं. तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नोन एज विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स, राइट. तो फ्रिक्शनल फोर्स तो बोलते ही है, इसको विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, इसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, इसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं. तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नोन एज विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स. तो तीन चार नाम है. अब मैं थोड़ा वापस आ जाता हूँ पीछे. ऑफ कोर्स मैं अगले लेक्चर में वापस विस्कोसिटी बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ आज टच करना था, वहां पे कनेक्ट करना था. तो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आई जस्ट रिपीट दिस वेरी क्विकली, और विस्कोसिटी का बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. देखो ऐसा है ना कि अलग अलग लिक्विड्स का फ्लो रेट अलग अलग होता है, मतलब कोई फास्ट मूव होता है, कोई स्लो मूव होता है. तो ये समझने के लिए हमने क्या किया, हमने लिक्विड्स को इमेजिन कर दिया इन द नंबर ऑफ लेयर्स. तो कोई भी लिक्विड या फ्लूइड फ्लो होगा, मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहा है. जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. तो जो लिक्विड स्लो मूव करता है जैसे हनी, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है. बराबर, करेक्ट यहाँ तक. तो विस्कोसिटी का बाकी का पूरा पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे.